अब हम लोग आ रहे हैं हमारे सेकंड चैप्टर के ऊपर में, जिसका नाम है बेसिक रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ही ये चैप्टर और जो थर्ड चैप्टर है, ये दोनों एक ही टॉपिक के ऊपर में बेस्ड है, जो कि है इंटरप्रिटेशन करने के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं उनके ऊपर में। बट बस नाम का जो है वो यहाँ पे डिफरेंस है। सेकंड चैप्टर जो है वो बेसिक रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को लेकर के यहाँ पे बात करता है, जो कि बेसिकली यहाँ पे जो बेसिक रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है वो कुछ जनरल प्रोसीजर्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो कुछ बेसिकली एक एथिकल लॉ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, रूल जो होता है वो काफ़ी और ज़्यादा डिटेल्ड होता है, लेकिन जो नॉर्मल प्रिंसिपल होता है वो बस वो जैसे एक वन लाइन आंसर होता है, वो वैसा ही कुछ होता है। ठीक है, सो दिस इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। इसके अलावा और कोई खास डिफरेंस इसमें नहीं है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 के बीच में बस इतना ही डिफरेंस है कि जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें बस कुछ रूल्स के बारे में बात की गई है जो कि काफ़ी डिटेल्ड में है, एंड चैप्टर नंबर 3 जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ उसी के बारे में बात करता है। ठीक है, अब ये जो बेसिक रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन होते हैं वो मेनली हमारे पास सिर्फ हमारे पास में वी ओनली हैव द 3 रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। पहला है जिसे हम लोग कहते हैं लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, दूसरा है जिसे हम लोग कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, एंड तीसरा है जिसे हम लोग कहते हैं मिस्चिफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। और यही मेन 3 रूल्स हैं जिनके थ्रू किसी भी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, दिस आर यही जो है मेन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला जो हमारे यहाँ पे आता है वो है गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, या फिर ठीक है, गोल्डन रूल के पहले हम लोग बाकी के जो 2 रूल्स हैं हम उनको देख लेते हैं। वाई? बिकॉज गोल्डन रूल जो है वो इन्हीं दोनों के ऊपर में बेस्ड है। ठीक है, तो जो हमारा जो सबसे पहला यहाँ पे है वो है लिटरल और ग्रामेटिकल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब इसका मतलब क्या है? तो देखो, ये जो लिटरल रूल है, लिटरल रूल बेसिकली हमें ये कहता है कि जब भी किसी स्टैट्यूट को हमें इंटरप्रेट करना है तो स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ बेसिकली हम उसका जो ग्रामेटिकल लैंग्वेज है या फिर उसको देख करके प्राइमा फेसी जो चीज़ हमें समझ में आती है या फिर नॉर्मली जो चीज़ हमें समझ में आती है, हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर में उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। अब जैसे मान के चलता हूँ, अब जैसे देखो मैं क्या बोलूँ, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स या फिर कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि सेम टू सेम होते हैं, बट उनको अलग अलग अगर हम लोग सिचुएशन में देखें तो उनका जो मीनिंग है वो भी अलग अलग निकलता है। ठीक है, इन डिफरेंट सिचुएशंस डिफरेंट वर्ड्स हैव इन डिफरेंट सिचुएशंस द सेम वर्ड्स कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स। तो इसको ठीक करने के लिए अलग अलग रूल्स हैं, बट ये जो लिटरल इंटरप्रिटेशन है वो बस ये कहता है कि जो वहाँ पे लिखा हुआ है बस उसी को समझना है, और अपना जो अलग से कोई दिमाग वगैरह यहाँ पे लगाने की ज़रूरत यहाँ पे अलग से कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो उस वर्ड को पढ़ करके, जो उस वर्ड को समझ करके जो उसका ग्रामेटिकल मीनिंग निकलता है, हमें सिर्फ वही देखना है। तो जो सबसे पहला है, अकॉर्डिंग टू द लिटरल और ग्रामेटिकल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, द वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस ऑफ अ स्टैट्यूट आर ऑर्डिनरली टू बी अंडरस्टूड इन their natural, ordinary or popular and grammatical meaning unless such a construction leads to an absurdity or the content or object of the statute suggests a different meaning। जो सबसे पहले किसी भी इंटरप्रेटर को देखना है वो यही है कि किसी भी स्टैट्यूट में जो हम लोग यहाँ पे लॉस को पढ़ रहे हैं उसका ग्रामेटिकल मीनिंग क्या निकलता है। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर उसे कोई भी पढ़ता है तो नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ करके उसका क्या मीनिंग निकल रहा है वही हमें यहाँ पे सबसे पहले देखना है।
ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देना तो थोड़ा सा मुश्किल है, वाई बिकॉज बेसिकली मतलब इसको उतना ज़्यादा आसान नहीं है इसका एक मीनिंग देना, बट बेसिक चीज़ में यही बोला गया है कि सबसे पहले अगर किसी के पास कोई स्टैट्यूट आता है तो उस स्टैट्यूट को पढ़ करके जो उसका नॉर्मल मीनिंग होगा, सिर्फ वो नॉर्मल मीनिंग ही हमें यहाँ पे समझना है, उसके अलावा कुछ और अजम्पशन वगैरह या फिर इस चीज़ को यहाँ पे लेना कि हाँ ये चीज़ ऐसा भी हो सकता है, ये चीज़ वैसा भी हो सकता है, हम लोग उसे नहीं लेंगे। ठीक है, अब जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका एक मतलब बहुत ही एक ऐसा एक एग्जाम्पल दे देना बहुत ही ज़्यादा मतलब दिस इज़ नॉट वेरी मच ईजी। ठीक है, अब जैसे मान के चलो कि अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अब जैसे मान के चलो कि कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है और उस पॉलिटिशियन ने कोई बहुत ख़राब काम किया और वो जो ख़राब काम है उसके बदले में उसे कुछ मतलब ही गॉट समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, उसने कुछ ख़राब काम किया तो हम कहते हैं कि उसे उसके बदले में मिल गया। अब फॉर एग्जांपल अब हम लोग जब कहते हैं तो बोलते हैं कि दिस इज़ अ टाइट स्लैप ऑन सो एंड सो पर्सन। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि ये एक टाइट स्लैप है उसके ऊपर में। बट अगर तुम नॉर्मली देखो तो ये जो टाइट स्लैप वर्ड है ये तो हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी मतलब टाइट स्लैप का मतलब क्या होगा कि जब कोई आदमी किसी ज़ोर का थप्पड़ मारता है किसी को। बट जब हम कहते हैं कि किसी पॉलिटिशियन के खराब काम की वजह से अब उस पॉलिटिशियन के साथ भी खराब हो रहा है तो हम कहते हैं कि इट इज़ अ टाइट स्लैप ऑन द फेस ऑफ द पॉलिटिशियन। या फिर अगर किसी आदमी को कोई बहुत सारे लोग उसको बहुत ही खराब कहते थे बट उस आदमी ने बहुत ही मतलब कोई बहुत बड़ा काम कर दिया तो हम कहते हैं कि दिस इज अ टाइट स्लैप ऑन द हेटर्स फेस। बट क्या यहाँ पे टाइट स्लैप का मतलब सही में थप्पड़ है? द आंसर इज नो। तो ये जो हम बेसिकली अगर कोई भी आदमी यहाँ पे ये सुनता है मतलब अगर किसी भी आदमी को ये पहली बार यहाँ पे सुनाया जाए कि द सक्सेस ऑफ द मैन इज़ द टाइट स्लैप ऑन हिज हेटर्स फेस, तो वो यही समझेगा कि इसका मतलब यहाँ पे बेसिकली हम मतलब इसका जो मतलब है वो यहाँ पे थप्पड़ मारना हुआ। बट इसका मतलब थप्पड़ मारना नहीं है, इसका मतलब होता है मतलब एक तरीके का स्ट्रॉन्ग रिप्लाई। बट ये जो मीनिंग उसके दिमाग में आया है यही होता है ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन या फिर ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन। मतलब बेसिकली किसी भी स्टैट्यूट का हम लोग सिर्फ उसको देख करके जो मीनिंग हमें समझ में आता है वही हम लोग यहाँ पे उसको लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान के चलो कि जो चश्मा होता है वो चश्मा को इंग्लिश में ग्लास कहा जाता है और जो पीने वाला जो ये होता है उसको भी हम लोग ग्लास ही कहते हैं। ठीक है, अब मान के चलो कि कोई आदमी कुछ देख नहीं पा रहा है। ठीक है, तो वो अगर किसी अपने दोस्त को बोलता है कि मेरा जो ग्लास है वो ला दो। अब यहाँ पे वो जब उसका दोस्त उस बात को सुनेगा तो वो समझेगा कि वो उससे कोई पीने का ग्लास मांग रहा है। ठीक है, बट ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे ग्लास का मतलब जो है वो कुछ और है। तो बेसिकली यही जो है वो ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन या फिर उसे हम लोग लिटरल इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं कि कोई भी आदमी जब किसी चीज़ को पहली बार उसे वो सुनता है या फिर उसे वो वहाँ पे रीड करता है तो उसे जो उसका नॉर्मल मीनिंग समझ में आता है वही उसका ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन होता है। और ये जो ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन का रूल है वो यही कहता है कि हर एक इंटरप्रेटर को सबसे पहले ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से ही किसी चीज़ का मीनिंग उसे समझना चाहिए। एंड अगर ग्रामेटिकल मीनिंग से समझ करके वो मीनिंग मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है तो फिर हम किसी दूसरे रूल के ऊपर में जाएंगे। बट सबसे पहले ग्रामेटिकल रूल से ही मीनिंग समझना चाहिए। वाई बिकॉज ग्रामेटिकल रूल से ही जो है वो सारा का सारा मीनिंग यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रामेटिकल रूल होता है। नाउ इंटरप्रिटेशन शुड नॉट बी गिवन विच वुड मेक अदरवाइज रिडंडेंट। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम वो मतलब अब सिर्फ ग्रामेटिकल रूल से ही हम लोग इंटरप्रेट कर दिए, नहीं। ग्रामेटिकल रूल तभी तक अप्लाई होता है जब तक उस रूल को फॉलो करके हमें जो मीनिंग है वो ढंग का मिल रहा है। अगर बहुत भद्दा सा मीनिंग मिल रहा तब तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता है। नाउ इफ देयर इज नथिंग टू मॉडिफाई, ऑल्टर और
qualify the language which the statute contains, it must be construed according to the ordinary and natural meaning of the words. The safer and more correct course of dealing with the question of construction is to take the words themselves and arrive, if possible, at their meaning without in the first instance reference to cases. मतलब बेसिकली ये अलग अलग जो ऑथर्स थे उनके बारे में बताया गया है, उनके बातें बताई गई है कि सबसे जो सेफ तरीका है किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करने का वो यही है कि हम किसी भी स्टैट्यूट को देख करके जो उसका नॉर्मल मीनिंग होता है सिर्फ उसी को समझे, ना कि अलग अलग तरीके से उसका मीनिंग निकाले। ठीक है, तो यही बेसिकली लिटरल इंटरप्रिटेशन ही इसका मेन जो प्रिंसिपल है वो इसी का है। सो वेन एवर यू हैव टू कंस्ट्रू अ स्टैट्यूट और अ डॉक्यूमेंट, यू डू नॉट कंस्ट्रू इट अकॉर्डिंग टू द मियर ऑर्डिनरी जनरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, बट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ द words as applied to the subject matter with regard to which they are used। हाँ, अब देखो लिटरल इंटरप्रिटेशन का मतलब ये भी नहीं है कि तुम उसका जो मतलब एकदम ही स्ट्रिक्ट सेंस में तुम उसको इंटरप्रेट कर दो, नहीं, उसमें भी तुमको थोड़ा बहुत सिचुएशन के हिसाब से वहाँ पे भी उसको करना पड़ेगा, ये बात तो है। ठीक है, ये बात भी थोड़ा बहुत यहाँ पे ध्यान रखना है कि लिटरल का मतलब ये नहीं है कि बस उसका कुछ भी एब्सर्ड मीनिंग निकाल दिया तो बोले कि ये तो एब्सर्ड है। नहीं, एब्सर्डिटी भी तभी बोला जाएगा जब वो उस एक्ट के हिसाब से वहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, लेकिन एक्ट के हिसाब से वो फिट इसलिए नहीं बैठ रहा है क्योंकि तुमने अपने हिसाब से कुछ अजीबोगरीब वहाँ पे उसको इंटरप्रेट किया है, तो फिर इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो इंटरप्रिटेशन में ग्रामेटिकल रूल अप्लाई एकदम से होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं है। इंटरप्रिटेशन में ग्रामेटिकल रूल अप्लाई होता है एंड ये ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से ही इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें तुम कोई भी मतलब हर एक चीज़ का अपना अलग अलग मीनिंग ले लो, नहीं, उसका भी मीनिंग उस एक्ट के हिसाब से ही सबसे पहले एडजस्ट किया जाएगा एंड फिर उसके बाद अब्सर्डिटी देखी जाएगी। Now it is a corollary to the general rule of literal construction that nothing is to be added or taken from a statute unless there are adequate grounds to justify the inference that the legislature intended something which it omitted to express। Yes, मतलब लिटरल रूल का मेन रूल ही यही है कि जब भी कोई आदमी लिटरल रूल को यूज़ करता है तो उस केस में वो कभी भी उसमें अपने मन से कोई भी चीज़ जोड़ता या हटाता नहीं है। सब कुछ जो है वो उसमें मतलब जो उसका नॉर्मल मीनिंग निकल रहा है सिर्फ उसी नॉर्मल मीनिंग को वो लेकर के चलता है, वो अपने हिसाब से उसमें कुछ भी नहीं जोड़ सकता है। A construction which would leave without effect any part of the language of a statute would normally be rejected. Thus, where an act plainly gave an appeal from one quarter sessions of another, it was observed that such a provision, though extraordinary and perhaps an oversight, could not be eliminated. Similarly, the main part of the section must not be construed in such a way as to render a proviso to the section redundant। मतलब वही जो मैंने बताया कि लिटरल इंटरप्रिटेशन का मतलब ये नहीं कि अब तुम इतना ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट इंटरप्रेट कर दो कि उसके बाद तुम ये बोलो कि नहीं। अब जैसे देखो होता क्या है कि बहुत सारे एक्सेप्शंस रहते हैं एंड अगर तुम लिटरल रूल से उसको मानोगे तो तुमको बाद में उसका एक्सेप्शन मिलेगा ही। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो जो एक्सेप्शन या फिर जो उसका प्रोवाइजो है उसको भी तुम एकदम खराब कर दो, नहीं, वो भी नहीं होगा। Now, some of the other basic principles of literal construction are every word in the law should be given a meaning as no word is unnecessarily used। Yes, जो लोग लॉ बनाते हैं ना उसमें हर एक वर्ड को वो लोग सोच समझ के डालते हैं। ठीक है, क्योंकि जो लोग लॉ बनाते हैं उनका दिमाग और भी ऊपर होता है, इसी वजह से कोई भी शब्द उसमें ऐसे ही नहीं दे दिया जाता है, सोच समझ के ही किसी शब्द को दिया जाता है। सो अगर कोई भी आदमी इंटरप्रिटेशन कर रहा है तो उसको वहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन करते वक्त ही हैज़ टू टेक केयर कि वो ये ना सोचे कि यार ये यहाँ पे क्या फालतू का डाल दिया। नहीं, फालतू का कोई भी उसमें कोई वर्ड नहीं डाला जाता, हर वर्ड को इज्जत दे के ही उसको यहाँ पे करना पड़ेगा। एंड वन शुड नॉट प्रिज्यूम एनी ओमिशंस एंड इफ अ वर्ड इज नॉट आइदर इन द स्टैट्यूट शैल नॉट बी गिवन एनी मीनिंग। मतलब प्रिजम्पशन नहीं करना है, वही जो है ये लिटरल रूल यहाँ पे हमें कहता है। ठीक है, अब जो लिटरल रूल है उसके बाद हमारा आता है जो कि कहता है, उसके बाद जो है वो हमारा आता है गोल्डन रूल। मतलब बेसिकली जो गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है वो हमारा यहाँ पे आता है। अब देखो ये जो गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है ये थोड़ा सा आज़ादी देता है। जैसे जो लिटरल रूल या फिर जो ग्रामेटिकल रूल था वो हमें कहता था कि नहीं, तुमको बस यही मान के चलना है, इसके अलावा और कुछ नहीं।
ठीक है, मतलब जो ग्रामेटिकल मीनिंग निकल रहा है सिर्फ उसी को मानना है, उसके सिवा और कुछ मानना नहीं है। बट ये जो गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है ये थोड़ा सा इससे अलग है। ये थोड़ा सा यहाँ पे बेसिकली फ्रीडम देता है जो भी आदमी गोल्डन रूल को इस्तेमाल करता है कि वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत अजम्पशन और थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन क्यों बोलना, थोड़ा बहुत वो अजम्पशन खुद से वो ले सकता है। So the golden rule is a deviation from the literal rule. It is used to modify the meaning of the absurd term to give it a useful and appropriate meaning to suit the context. हमने जो literal rule के केस में कहा था कि literal rule या फिर जो grammatical meaning है वो तब तक अप्लाई होगा जब तक कि उसका मीनिंग absurd या फिर मतलब कोई भद्दा मीनिंग उसका ना निकल जाए। बट ये जो भद्दा मीनिंग है ये क्या है, ये और अगर भद्दा मीनिंग निकल गया तो फिर क्या होगा, तो भद्दा मीनिंग अगर निकल गया और उसके बाद जो है गोल्डन रूल उसके ऊपर में अप्लाई हो जाएगा। So it is known as the golden rule because it solves all the problems of interpretation। ठीक है, क्योंकि लिटरल रूल क्या था, लिटरल रूल जो था उसका एक लिमिट था। लिमिट ये था कि जो भी चीज़ हम लोग लिटरल रूल में देखते हैं वो एक लिमिट तक ही है कि जब तक लिटरल रूल सिर्फ तभी तक इंटरप्रिटेशन कर सकता है जब तक कि उसमें कोई एब्सर्डिटी ना आ जाए या फिर कोई भद्दा चीज़ भद्दा मीनिंग ना आ जाए। बट गोल्डन रूल उस सभी को सॉल्व कर देता है। द रूल सेज दैट टू स्टार्ट विद दैट वी शैल गो बाय द literal rule. However, if the interpretation given through the literal rule leads to some kind or any kind of ambiguity, injustice, inconvenience, hardship, inequity, then in all such events the literal meaning shall be discarded and interpretation shall be done in such a manner that the purpose of the legislation is fulfilled। मतलब बेसिकली गोल्डन रूल ये कहता है जैसे गोल्डन रूल एक मीडिएटर की तरह होता है जो कि लिटरल रूल को भी वहाँ पे अपना तरीके से जो लिटरल रूल में एक चीज़ था कि तुमको जो चीज़ वहाँ पे है सिर्फ उसी चीज़ को मानना है और उसके अगेंस्ट में था कि नहीं तुम यहाँ पे जो अजम्पशन है वो तुम ले सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें जो अब जैसे दो रूल है, एक है लिटरल रूल और एक है मिस्चिफ रूल। तो मिस्चिफ रूल हम इसके बाद में देखेंगे। तो ये जो मिस्चिफ रूल है वो अजम्पशन के ऊपर में ही बेस्ड है और जो लिटरल रूल है वो अजम्पशन को पूरे तरीके से मना करता है। बट ये जो गोल्डन रूल है दोनों का एक हार्मनी, इसीलिए इसको रूल ऑफ हार्मनी भी कहते हैं। रूल ऑफ हार्मनी मतलब वो जो कि दोनों के बीच में दोस्ती कराए। तो ये जो गोल्डन रूल है ये बेसिकली ये कहता है कि अगर सबसे पहले तुम लिटरल या फिर ग्रामेटिकल रूल से ही स्टार्ट करो, ठीक है, बट अगर लिटरल या फिर ग्रामेटिकल रूल से मीनिंग नहीं निकलता है तो तुम उसके बाद जो है यहाँ पे अजम्पशन वगैरह वहाँ पे तुम ले सकते हो या फिर इंटरप्रिटेशन इस तरीके से कर सकते हो जिस तरीके से लेजिस्लेशन का जो बेसिकली जो एम या फिर जो ऑब्जेक्टिव है वो समझ में आए। So the literal rule follows the concept of interpreting the natural meaning of the words used in the statute, but if interpreting natural meaning leads to any sort of repugnance, absurdity or hardship, then the court must modify the meaning of the extent of injustice or absurdity caused and no further to prevent the consequence। मतलब ये जो है ये ग्रामेटिकल रूल के साथ साथ उस जो मिस्चिफ रूल है उसको भी यहाँ पे देखता है। ठीक है, एक सेकेंड। अब इसके बाद जो है वो हमारा आ रहा है, अब यहाँ पे वही चीज़ बार बार जो है वो रिपीट की गई है। ठीक है, this rule suggests that the consequences and effects of interpretation deserve a lot more importance because they are the clues of the true meaning of the words used by the legislature and its intention. At times while applying this rule, the interpretation done by may entirely be opposite of the literal rule, but it shall be justified because of the golden rule. The presumption here is that the legislature does not intend certain objects, thus any such interpretation which leads to unintended objects shall be rejected। अब golden rule का आने का जो रीज़न है वो यही है कि देखो हमें एट द एंड इंटरप्रिटेशन करना ही है, क्योंकि जो जूरिस्प्रूडेंस हो गया इसमें एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट होता है। वो ये होता है कि सबसे जो ऊपर में है वो लेजिस्लेचर ही होता है, सबसे ऊपर में जो है वो हमारे देश का पार्लियामेंट ही है, एंड उसके बाद जो है वो हमारे देश का जुडिशरी आता है। एंड जुडिशरी को हम कहते ही हैं कि इट इज़ द गार्जियन ऑफ लॉज। तो ये जो गार्जियन ऑफ लॉज है तो ये लॉ कहाँ से आ रहा है, ये लॉ ऊपर से आ रहा है। जो जुडिशियरी है वो सिर्फ इस लॉज को वो
प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बट यहाँ पे कुछ अलग चीज़ वो नहीं करता है। तो मेन जो चीज़ है, मतलब बेसिकली जो पार्लियामेंट है वो फैक्ट्री है, एंड फैक्ट्री से लॉज बन के जुडिशियरी के पास में आते हैं। तो यही बेसिकली यहाँ पे बताया गया कि जुडिशियरी जो है उससे ऊपर, जुडिशियरी पार्लियामेंट के ऊपर नहीं है। पार्लियामेंट अगर कोई भी चीज़ बनाता है तो वो उस चीज़ को सोच समझ के ही बनाता है। एंड अगर कोई भी आदमी सिर्फ मतलब अगर कोई भी आदमी लिटरल रूल को इंटरप्रेट करके अगर उसको ये करता है, बाईपास करने की कोशिश करता है, तो फिर ये ठीक नहीं है। तो इसको ये ताकि ना हो, इसके लिए गोल्डन रूल भी यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे ये जो है ये गोल्डन रूल भी जरूरी है। नाउ द गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन वाज प्रोपाउंडेड इन द केस ऑफ क्रे वर्सेस पियर्सन। इसी वजह से इसे इसका एक अलग भी नाम है। हाँ, दिस इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज वेनस्लेडल्स गोल्डन रूल। दिस रूल इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द लिटरल रूल। द गोल्डन रूल मॉडिफाइज द लैंग्वेज ऑफ द वर्ड्स इन द स्टैट्यूट टू सक्सेसफुली इंटरप्रेट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द लेजिस्लेशन। ये फिर से वही बातें जो है यहाँ पे दोबारा से आने लगी है। अब गोल्डन रूल जो है वो भी दो तरीकों से अप्लाई किया जा सकता है। एक है फर्स्ट वन इज नैरो अप्रोच, और दूसरा वाला जो है उसे हम लोग कहते हैं ब्रॉड अप्रोच। So this approach is taken when the words in the statute are capable of multiple interpretation. Through this approach, the judge is able to apply the meaning which is clear and properly portrays the true intention of the statute. This approach was used in R versus Allen in 1872 case. एक सेकेंड। Multiple interpretation, and this approach is taken when there exists only one possible interpretation of a word. In some cases the meaning might cause absurdity. In order to avoid this problem, the judges can use this approach to modify the meaning of the word, but this modification should be limited and should not, मतलब बेसिकली देखो हमने जो कहा कि लिटरल रूल या फिर जो ग्रामेटिकल रूल है हम उसे इसलिए इस्तेमाल नहीं करते, वाई बिकॉज इस्तेमाल तो करते हैं बट उसका जो मतलब जो उसका जो ये है, अगर उसका हम एक डिसएडवांटेज कहें तो वो यही है कि लिटरल और जो भी यहाँ पे लिटरल और ग्रामेटिकल रूल है ये एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही एप्लीकेबल है। इसका एक नैरो अप्रोच है, ठीक है। मतलब जैसे ही वहाँ पे एब्सर्डिटी आ गया तो लिटरल रूल का काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है, एंड उसके बाद जो गोल्डन रूल है वो उस बात को ओवरटेक कर लेता है। पर अब ये जो गोल्डन रूल यहाँ पे आया है एंड ये जो एब्सर्डिटी को ठीक करने के लिए आया है, तो ये यहाँ पे देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा कि जो भी एब्सर्डिटी है वो किस तरीके की है। तो हो सकता है कि जो एब्सर्डिटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो मतलब वो दो तरीके का हो, एंड उसमें से एब्सर्डिटी को अगर हम लोग सॉल्व करने जाएं तो उसका दो मीनिंग निकले। एक एब्सर्डिटी का मीनिंग मतलब एब्सर्डिटी का दो या दो से ज़्यादा मीनिंग निकल सकता है, और हो सकता है कि एब्सर्डिटी को सॉल्व करने के लिए एक ही मीनिंग निकले। तो ये जो दो मीनिंग या दो से ज़्यादा मीनिंग निकलना या फिर एक ही मीनिंग निकलना, ये बेसिकली गोल्डन रूल के थ्रू सॉल्व हो सकता है। अब गोल्डन रूल, अब अगर किसी लॉ को इंटरप्रेट करते वक्त उसका सिर्फ एक ही मीनिंग निकल रहा है या फिर उसका एक ही या अजम्पशन निकल रहा है, तो उस केस में वो एक ही जो अजम्पशन है वो वहाँ पे वैलिड रहेगा। बट अगर दो या दो से ज़्यादा अजम्पशन उसमें निकल जाते हैं तो फिर जो अजम्पशन सबसे बेस्ट सूटेड रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। यही एक सिंपल सा चीज़ यहाँ पे बताया गया था। सो द गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज द सेकेंड स्टेप आफ्टर द लिटरल रूल, मतलब लिटरल रूल के बाद जो है ये आता है, ठीक है। अब मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गोल्डन रूल, तो बेसिकली अब ये किस तरीके से अप्लाई होगा, तो the first source of interpretation should be sought from the words of the statute. After that, the meaning ascertained should be examined in the context and subject matter of the enactment. If the legislative intent is still unclear, the various external sources of assistance can be consulted. In this case, the external sources of assistance shall be the rules of interpretation. Austin has also contributed to the vast literature on rules of interpretation. He has divided the interpretive process into three sub-processes: finding the rule, finding the intention of the legislature, extending or restricting the statute to cover cases. Similarly, D. Sullivan recommend the following steps: finding the right statutory provisions, interpreting the statute in its technical sense, applying the meaning to the case at hand. देखो बेसिकली कोई भी अगर लॉ रहेगा, मतलब अगर यहाँ पे हम लोग
प्रोसीजर की बात करते हैं तो ये तो खैर वहाँ पे कोई पूछेगा नहीं कि ये जो प्रोसीजर बताओ कि गोल्डन रूल का क्या यहाँ पे प्रोसीजर है। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिस इज़ नॉट दैट मच वेरी इंपॉर्टेंट, बट येस अगर इसका एक शॉर्ट तरीके से कहा जाए तो सबसे पहले जो हमें करना है वो ये है कि किसी भी स्टैट्यूट को लेकर के उसका जो लिटरल या फिर जो ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन होता है हमें सिर्फ वही करना है। उसके बाद अगर उसमें एब्सर्डिटी आती है तो हम गोल्डन रूल के ऊपर में आएंगे। अब गोल्डन रूल के लिए हम सबसे पहले उसका जो बेसिकली अजम्पशन वगैरह ले करके उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। अगर एक मीनिंग निकलता है तो वही उसका वही उसका मेन मीनिंग हो जाएगा। एंड अगर दो या दो से ज़्यादा मीनिंग निकलते हैं तो जो मीनिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पे अप्रोप्रिएट रहेगा उसके लिए उसी में ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे केस लॉस के बारे में बात करते हैं तो दो या तीन केस लॉस बोला गया था। ठीक है, तो ठीक है, अब अगर केस लॉस के बारे में बात करें तो सबसे पहला यहाँ पे है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस कैसर जहान बेगम। द रेस्पोंडेंट्स वर द ओनर्स ऑफ 55 बीघास एंड 7 बिस्वास ऑफ लैंड इन 2 villages. Their lands along with nearby lands were acquired by the appellant for his use. The respondents were not informed about the acquisition and were not present at the time of the award. The collector awarded compensation at the rate of 96 per hectare, but the respondents a year later contended the valuation of their lands. The senior subordinate judge rejected their application as it was already 6 months since the sale and was thus beyond the period of limitation as per section 18 of the Land Acquisition Act 1944. Whether the limitation period starts from the day of sale from the day of getting the knowledge. The Supreme Court held that the parties must first come to know the award in order to make an application for the reference under section 18. The parties were not informed of the award by notice. Since the parties got to know of the award on a later date, the limitation period for section 18 would start from this date and not the date on which the compensation was awarded. In this case, the court applied the golden rule to modify the meaning of the provisions to include the start of the limitation period from the date of receiving the notice of award. ठीक है, बेसिकली हुआ क्या, ये एक लैंड लॉस का केस है, पंजाब के लैंड लॉस का केस है, जहाँ पे मतलब ये जो कैसर जहान बेगम थे उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़मीन थी। तो जो पंजाब सरकार थी उसने जो है ये ज़मीन को हथिया लिया। बिकॉज हम जानते हैं कि हर एक स्टेट में जो है वहाँ पे एक सीलिंग लिमिट होती है कि उस लिमिट तक आप यहाँ पे लॉस को उस लिमिट तक आप यहाँ पे ज़मीन को रख सकते हैं। तो जब ज़मीन उसके बाहर चली गई तो पंजाब सरकार ने इन लोगों का जो ज़मीन है वो यहाँ पे ले लिया, और पंजाब सरकार ने इनको बताया नहीं कि भाई आपका ये जो ज़मीन है ये हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया था। ठीक है, बट और जब उनको पता चला तो उनको सरकार के तरफ से जो पैसा है वो भी मिल गया था। बट 1 साल बाद जो है उन लोगों ने अपने लैंड का वैल्यूएशन करवाया, उनको कुछ वहाँ पे लगा कि ये जो पैसा हमें मिला है वो यहाँ पे ठीक नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे जो है उन लोगों ने यहाँ पे केस किया था। अब ये जो केस हुआ था, अब ये केस तो खैर एक अलग चीज़ पे हुआ था, बट बेसिकली इस चीज़ के रिगार्डिंग जो मतलब इसमें जो मेन जो यहाँ पे इशू था वो यही था कि इन लोगों ने जो 1 साल के बाद जो यहाँ पे केस किया है, तो ये जो लिमिटेशन पीरियड है ये कहाँ से स्टार्ट होगा। ये जो लिमिटेशन पीरियड है ये क्या मतलब ये जो लिमिटेशन पीरियड है ये क्या उस दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन इन लोगों को यहाँ पे नोटिस मिला था, या फिर ये जो लिमिटेशन पीरियड है ये उस दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन इन लोगों का जो ज़मीन है वो हथिया लिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जिस दिन इन लोगों को नोटिस मिला था या फिर जिस दिन इन लोगों को पता चला था कि हमारा ज़मीन हथिया लिया गया है उस दिन से जो लिमिटेशन पीरियड है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिटरल इंटरप्रिटेशन उसका निकल रहा था उससे सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग इंटरप्रिटेशन यहाँ पे किया, एंड वहाँ पे ये बताया गया कि जो भी यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड है वो नोटिस मतलब बेसिकली जिस दिन उनको वो पैसा मिल गया या फिर जिस दिन उनको ज़मीन हथियाने का नोटिस मिला उस दिन से स्टार्ट होगा। इसके बाद जो था वो था रामजी मिस्र वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। यहाँ पे क्या था कि दी एप्लेंट एंड हिज ब्रदर असॉल्टेड वन पर्सन हु सफर ग्रीवियस इंजरीज। द एप्लेंट एंड हिज ब्रदर वर चार्ज विद
these sections. It was also found that the younger brother 19 had no intention to cause hurt and was thus only charged with section 324. The appellant contended that the youngest brother's age was under 21 at the date of the offence, and thus section 6 of the Probation of Offenders Act should be applied. Whether the age of the accused is to be determined on the date of the offence or the date of the guilty verdict. अब देखो बेसिकली हुआ क्या था कि बेसिकली मतलब यहाँ पे दो भाई थे, उन लोगों ने एक आदमी को बहुत ज़ोर से यहाँ पे मारा, मतलब झगड़ा वगैरह हुआ, तो फिर उनके खिलाफ वहाँ पे केस कर दिया गया। अब जब वहाँ पे केस कर दिया गया था, तो केस कर देने के बाद जब उनको जेल में दिया गया, तो प्रोबेशन का एक लॉ होता है, मतलब प्रोबेशन एंड पैरोल नाम का एक सब्जेक्ट है 9th सेमेस्टर के ऑनर्स में। तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि प्रोबेशन का मतलब होता है एक उम्र के बाद किसी को छोड़ देना। जैसे हम लोग जानते हैं कि बेसिकली अगर किसी का मर्डर कोई कर देता है एंड वो 14 साल तक अगर जेल में वो अच्छे बिहेवियर के साथ रहता है, तो मैक्सिमम केसेस में उसका उसका जो पनिशमेंट होता है उसको सरकार माफ़ कर देती है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी वही चीज़ जो है वो यहाँ पे हुआ था। ठीक है, अब बेसिकली हुआ क्या कि मतलब रामजी मिसर ने मारा था, ठीक है, बट रामजी मिसर ने खुद इस चीज़ को लेकर के बाद में ये केस किया कि मेरा जो छोटा भाई है, ये छोटा भाई अभी 21 साल से कम उम्र का है, तो इसी वजह से इसके ऊपर में जो प्रोबेशन का लॉ है वो अप्लाई होना चाहिए और इसको मतलब इसको भी ये मौका मिलना चाहिए कि अगर ये ठीक से जेल में रहे तो इसको जल्दी से छोड़ दिया जाए। तो दिक्कत जो मेन यहाँ पे दिक्कत था वो यही था कि ये जो आदमी मतलब ये जो उसका छोटा भाई था जो कि 21 साल से कम उम्र का था, इसका उम्र किस बेसिस पे हम लोग निकालेंगे। जिस दिन इसने वो क्राइम किया उस दिन इसका क्या एज था, या फिर जिस दिन इसने अपना मतलब जिस दिन इसको सज़ा सुनाया गया उस दिन क्या इसका एज था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसके ऊपर में जो सेक्शन ये है, जो सेक्शन 21 है, एक सेकंड, हाँ, बेसिकली वो जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है वो यस इसके ऊपर में अप्लाई होगा, और इसका जो एज है वो जिस दिन इसको ये मिला था, मतलब जिस दिन इसका बेसिकली उसको जिस दिन सज़ा मिला था उस दिन के हिसाब से जो इसका एज है वो निकाला जाएगा। सो दिस वाज मतलब बेसिकली ये था इस केस में जो चीज़ यहाँ पे बताया गया था। ठीक है, अब 2-3 केसों के बारे में ही बताया गया था, तो खैर हमें इसमें इतना ज़्यादा यहाँ पे जानने की ज़रूरत मतलब ये बस उतना ज़्यादा डिटेल में अब आने का चांसेस नहीं है। 2-3 केस लॉस ये है, इसके बाद का केस लॉ देखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो था, अब इसके बाद आता है यहाँ पे क्रिटिसिज्म ऑफ गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल जो है मतलब उसका अब इसका जो क्रिटिसिज्म है वो क्या है। On the face of it, the golden rule of interpretation seems like a good alternative to the literal rule, but as per many, it has shortcomings, and sometimes these shortcomings might lead to tragic results. The first point of criticism from the definition of the term absurdity, it is a vague concept. Also, what is absurd depends on the person interpreting it. This leads to a lack of uniformity while applying the already limited golden rule. मतलब बेसिकली होता क्या है कि देखो, जो लिटरल रूल है, लिटरल रूल क्या कहता है कि जब एब्सर्डिटी आ जाए तो लिटरल रूल वहाँ पे एंड हो जाएगा एंड गोल्डन रूल जो है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो लिटरल रूल है इसमें जो एब्सर्डिटी आएगा, तो अब ये जो एब्सर्डिटी है ये कैसे बोला जाएगा कि ये चीज़ का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि ये चीज़ तो बहुत एक सब्जेक्टिव चीज़ है। जो चीज़ मेरे लिए मतलब बनाती है वो किसी और के लिए भी मतलब बनाएगी, ऐसा तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। तो गोल्डन रूल जिस बेसिस के ऊपर में यहाँ पे बनाया गया है कि अगर एब्सर्डिटी आए तो गोल्डन रूल के ऊपर में आ जाना, तो ये जो एब्सर्डिटी है इसका क्या यहाँ पे नियम है, यही यहाँ पे मतलब यही यहाँ पे क्लियर नहीं है कि ये जो एब्सर्डिटी है, ये एब्सर्डिटी यहाँ पे क्या चीज़ है, किस मतलब एब्सर्डिटी किस चीज़ को बोला जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका एक डिसएडवांटेज है।
दूसरा जो है वो ये है, द लिटरल गोल्डन एंड मिस्चिफ रूल्स आर कॉल्ड रूल्स, बट आर दे रियली रूल इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड? सर्टनली नॉट, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द जजेस। अब देखो, इनका नाम बस रूल है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसको मतलब हर कोई जो जज है वो इसको फॉलो ही करेगा, ठीक है। मतलब दिस डज नॉट मीन कि हर कोई आदमी इसको फॉलो ही करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत केसेस में जहाँ पे गोल्डन रूल अप्लाई होना चाहिए वहाँ पे लिटरल रूल अप्लाई कर दिया जाता है, और जहाँ पे लिटरल रूल अप्लाई होना चाहिए वहाँ पे गोल्डन रूल अप्लाई कर दिया जाता है। तो गोल्डन रूल का एक और बहुत बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे कोई लीगल बैकिंग नहीं है इसका, ठीक है। तो ये जो लीगल बैकिंग इसका ना होना ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है गोल्डन रूल के लिए। एंड थर्ड यही है, ड्यू टू द culmination of the above mentioned reason, the golden rule acts as an excuse for the judge to deviate from the guidelines. It allows the judge to make exceptions that do not align well with the policy behind the act but are based on the social and political views of the judge. And इसकी वजह से बहुत सारा जो चीज़ है वो जज के हिसाब से ही वहाँ मतलब बेसिकली, क्योंकि गोल्डन रूल में ये दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा उसमें मतलब बेसिकली दे आर नॉट वेरी मच आंसर्ड बाय द गोल्डन रूल, कि ये जो एब्सर्डिटी जिसके ऊपर में गोल्डन रूल को बेस करके बनाया गया है, ये एब्सर्डिटी असली में है क्या, और अगर एब्सर्डिटी आ जाए तो उसका बाद क्या ये रूल को फॉलो करना किसी जज के लिए कंपलसरी है कि नहीं। तो इसका जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो यही है कि जो बहुत सारे जजेस इसको नहीं अपनाना चाहते हैं, क्योंकि उनके मतलब बहुत सारे जजेस इसको अपनाते नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ा बात है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं तीनों के ऊपर में जो डिफरेंस है वो, तो जो लिटरल रूल है वो बेसिकली यहाँ पे बताता है कि जो एग्जैक्ट वर्ड है, जो एग्जैक्ट वर्डिंग है, जो बेसिकली ग्रामेटिकल चीज़ है उसी के ऊपर में यहाँ पे रहो और कोई अलग चीज़ यहाँ पे मत सोचो। लेकिन जो गोल्डन रूल है वो बताता है कि उस लिटरल मीनिंग से थोड़ा निकला जा सकता है उसका एब्सर्डिटी को चेक करने। और जो मिस्चिफ रूल है वो बेसिकली यहाँ पे बात करता है कि बेसिकली, अब मिस्चिफ रूल हम थोड़ा बाद में देखेंगे, बट कोई भी आदमी किसी चीज़ को इंटरप्रेट तभी करता है जब उसमें मतलब जब उसको उसमें कुछ चीज़ अजीब या फिर कुछ चीज़ उसको वहाँ पे गलत दिखाई देती है। अगर कोई चीज़ गलत है ही नहीं तो उस केस में हमें क्या ज़रूरत है उसको इंटरप्रेट करने का। तो ये जो गलती क्या है जिसके वजह से इंटरप्रिटेशन करना है, ये मिस्चिफ रूल में यहाँ पे आता है, ठीक है। अब गोल्डन रूल में बस प्लेन मीनिंग के ऊपर में ध्यान दिया जाता है, और गोल्डन रूल बोल रहा हूँ, लिटरल रूल में सिर्फ मीनिंग के ऊपर में ध्यान दिया जाता है, और गोल्डन रूल के ऊपर में सबसे पहले मीनिंग के ऊपर में ध्यान दिया जाता है, एंड फिर जो डेविएशन है वो उसमें अलाउड है। एंड जो मिस्चिफ रूल है, मिस्चिफ रूल के ऊपर में बेसिकली मतलब वो रीज़न क्या था उसका आने का, उसके ऊपर में ध्यान दिया जाता है। अब इसका जो एडवांटेजेस है वो तो यही है कि अगर लिटरल रूल रहेगा तो जो लिटरल रूल है, लिटरल रूल के होने के वजह से जितने भी स्टैट्यूट्स हैं वो आज भी बचे हुए हैं। क्योंकि अगर हर किसी को ये छूट दे दी जाए कि वो अपने हिसाब से जो लॉ को जैसा मन चाहे वैसा इंटरप्रेट कर सकता है, तब तो ये रूल्स की ज़रूरत ही क्या है। तो लिटरल रूल किसी भी लॉ को बहुत हद तक मतलब उसको बचा करके रखता है, क्योंकि ये लिटरल रूल को ही बेस करके सारे लॉज के इंटरप्रिटेशन अगर किया जाए तो वो लॉज बचे रहते हैं। क्योंकि लिटरल रूल ही वो रूल है जो कि एक लॉ को मतलब बेसिकली उसको वो ये देता है कि भाई ये जो लॉ है ये है, तुम अपने मन से इसको कुछ भी नहीं मान सकते हो, ठीक है। और गोल्डन रूल जो है वो तो हम जानते ही हैं कि भाई ये तो एक मतलब ये हर केस में अप्लाई हो जाता है। और मिस्चिफ रूल तो यही है कि मिस्चिफ रूल से बेसिकली उस लॉ का जो प्रॉब्लम है वो पता चलता है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ये जो रूल है वो और भी ज़्यादा यहाँ पे एडवांटेजियस हो जाता है। और अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो लिटरल रूल का तो यही है कि लिटरल रूल मतलब वो मैक्सिमम के मतलब हर केस में वो अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जैसे ही एब्सर्डिटी आ जाएगा तो वो जो एब्सर्डिटी है उसके बाद लिटरल रूल और काम नहीं करता है। एंड गोल्डन रूल का तो यही है कि गोल्डन रूल मतलब क्योंकि वो एब्सर्डिटी क्या है ये भी गोल्डन रूल ने क्लियर नहीं किया, तो
इसकी वजह से ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और मिस्चिफ रूल का तो यही है कि मिस्चिफ रूल और ये जो मिस्चिफ रूल है, मिस्चिफ रूल का मतलब ये डिसएडवांटेज बोलना खैर ठीक नहीं है, बट जस्ट बिकॉज हमें एक पॉइंट बनाना है इसलिए हमने यहाँ पे इसको निकाल दिया है। तो मिस्चिफ रूल में क्या होता है कि हम उस लॉ का जो दिक्कत है वो देखते हैं और उस दिक्कत को बेस करके हम लोग एक लॉ बनाते हैं या फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब ये जो दिक्कत जो कि हमने यहाँ पे देखा, ये दिक्कत जो निकलता है ये मतलब इसको एक डिसएडवांटेज की तरह देखा गया है, बट आई डोंट कंसिडर दिस एज अ डिसएडवांटेज। एनीवेज ये एक डिफरेंस है। देखो ये जो डिफरेंसेस वगैरह हैं ये सब किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट सीयू किसी भी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे कर सकता है। तो इसी वजह से हमें कुछ तो लिखना है, तो इसीलिए ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे दे दी है। ठीक है, ओके सो ये जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 5वां क्वेश्चन है, डिस्कस द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टैट्यूट, ये बेसिकली मतलब ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये गलती से यहाँ पे आ गया है, ये है अगले चैप्टर का। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 जो है ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा ये जुड़े हुए हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इट इज़ नॉट दैट मच पॉसिबल कि मतलब एकदम से एक डिस्टिंक्शन पहले ही बार में पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आ गया है। क्वेश्चन तो उसको ज़रूर करेंगे बट थोड़ी देर बाद। अभी हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 के ऊपर में, जो कि बात करता है मिस्चिफ रूल के बारे में, या फिर जिसे हम लोग हेडेन्स रूल भी यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, अब इसको हेडेन रूल क्यों कहते हैं, तो इसका सिंपल सा जवाब है कि हेडेन का एक केस लॉ हुआ था जिसमें कि ये मतलब इस रूल को निकाला गया था। मतलब ये रूल जो है वो वहीं से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, अब बेसिकली अगर हम इस रूल के बारे में बात करते हैं तो जैसे इसके पहले हमारे पास 2 रूल्स थे जिनका एक मतलब उनका अलग मेथड या फिर प्रोसीजर होता था। जो लिटरल रूल था वो ये कहता था कि किसी भी स्टैट्यूट को अगर इंटरप्रेट करना है तो उसका जो लिटरल या फिर जो ग्रामेटिकल मीनिंग बनता है, यानी कि फर्स्ट इंस्टेंस में देख करके जो उसका मीनिंग समझ में आता है उसी के हिसाब से यहाँ पे चलना चाहिए। तो ये लिटरल रूल कहता था। और जो गोल्डन रूल था वो ये कहता था कि सबसे पहले तो तुम यहाँ पे लिटरल रूल के हिसाब से जो नॉर्मल मीनिंग है उसी को लेकर के चलो, बट इन केस अगर ऐसा हो जाए कि लिटरल रूल से कोई एब्सर्डिटी वहाँ पे आ जाती है तो तुम फिर गोल्डन रूल के तहत मतलब उसमें यू कैन चेंज दैट। वाई? बिकॉज हमें तो इंटरप्रेट करना है। तो अगर कोई चीज़ एब्सर्ड या फिर एकदम से एक एम्बिग्विटी वाली कोई चीज़ अगर यहाँ पे आ जाती है तो उसके बाद दूसरी चीज़ों के ऊपर में यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। अब ये जो मिस्चिफ रूल है ये उन दोनों से काफ़ी अलग है। और मिस्चिफ रूल जैसे मिस्चिफ नाम से समझ में आता है कि कोई गलत चीज़ या फिर कोई खराब चीज़। तो देखो होता क्या है कि कोई भी जो लॉ बनाया जाता है वो लॉ हमेशा किसी ना किसी पर्पस के लिए ही बनाया जाता है। ये हमने पहले भी एक बार में बात किया है। विदाउट एनी पर्पस वी डू नॉट सॉल्व एनी काइंड ऑफ लॉ, वी डू नॉट मेक एनी काइंड ऑफ लॉ। कोई भी स्टैट्यूट अगर बनाया जाता है तो वो स्टैट्यूट का कोई ना कोई पर्पस जरूर रहता है। तो ये जो मिस्चिफ रूल है ये उसी पर्पस के ऊपर में बेस्ड है। अब ये जो मिस्चिफ रूल है वो ये कहता है that for the sure and true interpretations of all statutes in general, be they penal or beneficial, restrictive or enlarging of the common law, 4 things are to be discerned and considered। मतलब बेसिकली किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करते वक्त हमें ये चीज़ें को यहाँ पे ध्यान में देना होगा। What was the common law before making the act, ये पहला चीज़ है। What was the mischief and defect for which the common law did not provide? What remedy the parliament had resolved and appointed to cure the disease of the commonwealth and the true reason of the remedy। अब ये जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब इसको एक अच्छे एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पे समझा सकते हैं। वो है भारतीय न्याय
संहिता जो अभी यहाँ पे लगी हुई है, जिसने आईपीसी को रिप्लेस किया है, तो वो इस पे बहुत ज़्यादा सूट बैठता है। अब हेडन रूल क्या कहता है कि किसी भी लॉ को या फिर किसी भी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करते वक्त हमें उस स्टैट्यूट के हिसाब से जो मिसचिफ्स होते हैं उन मिसचिफ्स को यहाँ पे देखना पड़ेगा। मतलब कोई भी लॉ जब बनाया जाता है तो वो लॉ इसीलिए बनाया जाता है ताकि उस लॉ को बना करके हम कोई यहाँ पे कोई पर्पस को सॉल्व कर सके। तो अगर किसी को कोई लॉ इंटरप्रेट करना है और वो उसको इंटरप्रेट करते वक्त अगर उसको कुछ वहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, तो वो एक काम कर सकता है कि वो उस लॉ का मिसचिफ या फिर उस लॉ का जो रीज़न ऑफ इनैक्टमेंट है वो उसको देख सकता है। यानी कि अब मान के चलो कोई भारतीय न्याय संहिता जो अभी अभी आई है, इसका तो इंटरप्रिटेशन हर कोई करेगा। तो जब भी इसको कोई इंटरप्रेट करेगा तो वो कहीं ना कहीं पे जा कर के अटक जाएगा, तो वो प्रीवियस लॉ में उसका रेफरेंस यहाँ पे दे सकता है। ठीक है, ये बेसिकली प्रीवियस लॉ को यहाँ पे रिफ़र करने के लिए ये उस बात पे जोर देता है कि अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो प्रीवियस लॉ को रिफ़र करके यहाँ पे अब जो इंटरप्रिटेशन है वो कर सकता है। अब अगर वो किसी प्रीवियस लॉ को रिफ़र कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगर जो यहाँ पे जो नया लॉ है और प्रीवियस लॉ है उन दोनों में कुछ चीज़ें मतलब अनकॉमन होगा या फिर कुछ चीज़ें यहाँ पे अलग होगा, जिसकी वजह से प्रीवियस लॉ में रेफरेंस यहाँ पे दिया जा रहा है। तो मिसचिफ रूल बेसिकली हमें यही कहता है कि किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करते वक्त हमें ये भी देखना चाहिए कि वो लॉ के पहले क्या कोई लॉ था, अगर था तो वहाँ पे क्या ऐसी चीज़ थी जो कि उस लॉ में मतलब ठीक नहीं बैठ रही थी, और उस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या चीज़ें जो है वो यहाँ पे बेसिकली मतलब कौन कौन सी नई चीज़ें वहाँ पे डाली गई, और ये जो नई चीज़ें डाली गई ये कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। अब जैसे अगर भारतीय न्याय संहिता की बात करते हैं तो आज बहुत लोग आईपीसी को अभी भी बहुत लोग कहते हैं कि आईपीसी यहाँ पे होना चाहिए था। तो आईपीसी ठीक है, दैट शुड हैव बीन देयर, बट द रियल रीज़न ये भी है कि आईपीसी को हटाने का बहुत बड़ा रीज़न तो ये था कि वो 1860 का लॉ था, और उतना पुराना लॉ को लेकर के हम आज अपना सरकार 2024 में अपने देश को नहीं चला सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी बात था कि वो क्योंकि एक अंग्रेज़ों के ज़माने का लॉ था, तो वो लॉज पहली बात तो मतलब एक कॉलोनियल माइंडसेट को वो वहाँ पे ज़रूर मतलब कॉलोनियल माइंडसेट तो वहाँ पे ज़रूर वहाँ पे दिख रहा है। और उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं तो क्योंकि वो एक कॉलोनियल लॉ था तो उसको इंडिया के में यही सोच करके बनाया गया था कि किस तरीके से इंडियंस का जो आवाज़ है उसको दबाया जा सके। तो आईपीसी में बहुत सारे ऐसे वहाँ पे प्रोविज़न्स थे जो कि आज के टाइम पे अप्लाई मतलब या तो होते नहीं हैं या फिर हो ही नहीं सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख करके आईपीसी को हटाया गया और उसकी जगह पे जो मतलब भारतीय न्याय संहिता है उसको लाया गया। तो पहला जो लॉ था वो था आईपीसी, फिर उसमें ये गलतियां थी, ये गलतियों को ठीक करने के लिए यहाँ पे आईपीसी को हटा करके भारतीय न्याय संहिता को लाया गया। और अब जो मेन रीज़न है वो यही है कि दैट लॉ वाज नॉट अप्रोप्रिएट एज फॉर 2024। तो यही बेसिकली यहाँ पे इसका ये जो हेडन्स रूल या फिर जो मिसचिफ रूल है वो इसी के बारे में बात करता है। ऑल्दो जजेस आर अनलाइकली टू प्रोफाउंड फॉर्मली इन देयर जजमेंट्स द 4 questions in Hayden's case, consideration of the mischief or object of the enactment is common and will often provide the solution to a problem of interpretation. Therefore, when the material words are capable of bearing 2 or more constructions, the most formally established rule for construction of such words is the rule laid down in Hayden's case, which has now attained the status of a classic. The rule directs that the courts must adopt the construction which shall suppress the mischief and advance the remedy, but this does not mean that a construction should be adopted which ignores the plain natural meaning of the words or disregard the context and the collection in which they occur. तो बेसिकली अब ये जो यहाँ पे चार
पॉइंट्स थे ये उस केस लॉ पे अप्लाई होते थे। अब ये चारों के चारों पॉइंट्स हर एक केस लॉ पे अप्लाई होंगे ये यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, बट यस जो मिसचिफ या फिर जो मेन प्रॉब्लम वाली बात है वो तो हर एक पे ज़रूर अप्लाई होगी। और ये लॉ वही कहता है कि अगर कभी भी इंटरप्रिटेशन करते वक्त कहीं पे कोई आदमी अटक जाता है तो उसको उस इंटरप्रिटेशन का जो जो रीज़न है या फिर जिस मिसचिफ को सॉल्व करने के लिए उसे लाया गया था उसको वो जज करना चाहिए। और अगर ये देखा गया कि जो मिसचिफ को जज करते वक्त अब ये मालूम चला कि ये जो लॉ है ये 2 या 3 मिसचिफ्स को सॉल्व करने के लिए लाया गया था, तो फिर जो मिसचिफ यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीके से सॉल्व होगा उसी को हम अपना जो मेन कंसिडरेशन है वो मान लेंगे, ठीक है। और इसका लेकिन अब ये भी यहाँ पे ध्यान में देना पड़ेगा कि मिसचिफ रूल जो है उसको हम ऐसे ही नहीं दे सकते हैं। हर एक रूल के तरीके से इसमें भी सबसे पहले हमें लिटरल मीनिंग पे ही यहाँ पे ध्यान देना है। इसीलिए जब भी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन की बात होती है तो जो लिटरल रूल या फिर जो ग्रामेटिकल रूल है उसी को सबसे पहले यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है। वाई? बिकॉज मैक्सिमम लॉज को हम उसी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इसमें कुछ बातें यहाँ पे दी गई है। द सुप्रीम कोर्ट इन सोदरा देवीज केस हैज़ एक्सप्रेस द व्यू दैट द रूल इन हेडन्स केस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द वर्ड्स इन क्वेश्चंस आर एम्बिगुअस एंड आर रीजनेबली केपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग। ये तो हम यहाँ पे जानते ही हैं कि जब तक एम्बिग्विटी होगी नहीं तब तक कोई इंटरप्रिटेशन करेगा ही क्यों। The correct principle is that after the words have been construed in their context and it is found that the language is capable of bearing only one construction, the rule in hidden case ceases. ये ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बातें थी। हाँ, इसको हेडन्स रूल क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं वाई? बिकॉज हेडन का जो हेडन का एक केस लॉ हुआ था उसमें ये सबसे पहले इसको बनाया गया था, ठीक है। अब अगर इसके रिगार्डिंग हम कुछ केस लॉज के बारे में बात करते हैं तो जो सबसे पहला वाला केस लॉ है वो है स्मिथ वर्सेस ह्यूज का, जिसमें ये बताया गया था स्मिथ वर्सेस ह्यूज का ये बेसिकली एक बाहरी केस है। सो द prostitutes were soliciting in the streets of London and it was creating a huge problem in London. This was causing a great problem in maintaining law and order. To prevent this problem, Street Offences Act 1959 was enacted. After the enactment of this act, the prostitutes started soliciting from windows and balconies. Further, the prostitutes who were carrying on to solicit from the streets and balconies were charged under Section 1, subsection 1 of the said act, but the prostitutes pleaded that they were not solicited from the streets. The court held that although they were not soliciting from the streets, yet the mischief rule must be applied to prevent the soliciting by prostitutes and shall look into this issue. Thus, by applying this rule, the court held that the windows and balconies were taken to be an extension of the word street and charged it, which was held to be correct. अब लोग बोलते हैं कि सिर्फ इंडियन ही हर चीज़ का लूप होल निकालते हैं, बट ये लूप होल लंदन में भी हो रहा था। जो वहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स थे या फिर जो वहाँ का जो अब तो खैर कोई समझ ही गया होगा, जो भी लोग वहाँ पे वैश्या होते हैं वो लोगों का हम लोग इंडिया में भी देखते हैं कि रास्तों पे खड़े होकर के वो लोग अपना बिजनेस करते हैं। अब ये जो प्रोस्टिट्यूट्स थे ये अगर कहीं पे भी रास्ते पे खड़े होकर के अपना बिजनेस करते हैं तो खैर ये तो एक दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। अब ये तो लंदन है, हमारा इंडिया तो है नहीं कि वहाँ पे करने दो, पुलिस के साथ वहाँ पे सेटिंग बना लो, लोकल एमएलए या फिर एमपी के साथ भी सेटिंग बना लो, आराम से बिजनेस चलाओ। ये तो लंदन है। तो लंदन में एक लॉ बना दिया गया जिसमें कि रास्ते के ऊपर में ऑफेंसेस का एक लॉ बना दिया गया और उसका सबसे पहला प्रोविज़न ही ये था कि कोई भी औरत प्रोस्टिट्यूट करने प्रोस्टिट्यूशन के काम के लिए रास्ते पे अपना एडवर्टाइजिंग बेसिकली रास्ते पे वो खड़ी होकर के अपना बिजनेस नहीं कर सकती है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम रास्ते पे खड़े नहीं होंगे। तो वो लोग जो ये है अपना जो घर का बैल्कनी वगैरह था वहाँ से वो लोग बिजनेस करते थे। अब इसका तो लूपहोल तो निकल गया क्योंकि लॉ में स्पेसिफिकली तो यही लिखा हुआ है कि भाई ये जो तुम रास्ते पे बैठ करके ये चीज़ नहीं कर सकते, बट घर से अपने घर के बैल्कनी और खिड़कियों से नहीं कर सकते हो, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है। तो ये जब मैटर गया कोर्ट में तो उस टाइम
अब देखो, अगर ये मैटर कोर्ट में जाएगा तो लिटरल इंटरप्रिटेशन से तो वो लोग वहाँ पे ये हो जाएंगे, निर्दोष हो जाएंगे। वाई? बिकॉज लिटरल इंटरप्रिटेशन तो यही बोलेगा कि भाई यहाँ पे जो है रास्ते पे खड़े होकर के कोई नहीं कर सकता, बट क्योंकि ये लोग रास्ते पे है ही नहीं तो ये रूल यहाँ पे अप्लाई होगा ही नहीं। बट वहाँ पे कोर्ट ने कहा कि हम यहाँ पे लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मिस्चिफ रूल इंटरप्रेट करेंगे, और ये जो रूल है, ये जो लॉ है या फिर ये जो स्टैट्यूट है जो कि उन प्रोस्टिट्यूट्स को रोकने के लिए लाया गया था, ये प्रोस्टिट्यूशन को रोकने के लिए ही लाया गया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्रोस्टिट्यूशन को रोकना है। तो हम यहाँ पे लॉ में क्या लिखा है इससे ज़्यादा इस बात पे ध्यान देंगे कि ये लॉ किस चीज़ को यहाँ पे रोकने के लिए आया था। एंड सिंस ये लॉ यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन को रोकने के लिए आया था, तो कोई आदमी अगर प्रोस्टिट्यूशन रोड के साइड में भी करता है तो भी अगर लिटरल रूल मिस्चिफ रूल के हिसाब से देखें तो ये लॉ उस पर भी अप्लाई होता है। मतलब हम यहाँ पे लॉ का ऑब्जेक्टिव चेक कर रहे हैं जो कि है प्रोस्टिट्यूशन रोकना, एंड प्रोस्टिट्यूशन किसी भी तरीके से अगर रोकना है तो वो ये लॉ रोक सकता है। तो इसी वजह से ये जो मतलब वहाँ पे उन सारे जो औरतें थे उनके ऊपर में जो पनिशमेंट वगैरह है वो दी गई। ठीक है, अब इंडिया में क्या हुआ? प्यारे लाल वर्सेस रामचंद्र। द accused in this case was prosecuted for selling the sweetened supari which was sweetened with the help of an artificial sweetener. He was prosecuted under the Food Adulteration Act. It was contended by Pyarelal that supari is not a food item. The court held that the dictionary meaning is not always the correct meaning, thereby the mischief rule must be applicable and the interpretation which advances the remedy shall be taken into consideration. Therefore, the court held that the word food is consumable by mouth and orally, thus his prosecution was held to be valid. अब यहाँ पे रामचंद्र नाम का एक आदमी था, वो क्या करता था, यहाँ पे प्यारे लाल नाम का आदमी था, वो क्या करता था कि सुपारी जो है, सुपारी के ऊपर में आर्टिफिशियल स्वीटनर वो लगा देता था और फिर सुपारी को बेचता था। ये आज भी होता है, हमारे गांव में टिंकू सुपारी नाम का एक सुपारी मिलता था, फिर एक जो माउथ फ्रेशनर आता था, अब मुझे नाम नहीं याद है, नीले रंग का पैकेट होता था। तो खैर ये सब जो है, ये सब मतलब दीज आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो इसके खिलाफ जो प्यारे लाल है उसके खिलाफ यहाँ पे केस कर दिया गया, ये बोल करके कि तुम यहाँ पे ये जो सुपारी है, सुपारी के ऊपर में ये काम कर रहे हो, मतलब बेसिकली यू आर डूइंग एन एक्ट, मतलब तुम यहाँ पे गलत काम कर रहे हो। तो इसको जो फूड अडल्ट्रेशन एक्ट है, मतलब जो खाने में छेड़छाड़ करने वाला जो एक्ट है, उसके तहत इसके ऊपर में केस किया गया। अब इसने ये कहा कि सुपारी तो कोई खाना है नहीं भाई, बिकॉज खाना मतलब तो भात रोटी ये सारी चीज़ें हो गई जो कि हम रोज़ खाते हैं, अच्छे क्वांटिटी में खाते हैं, बट सुपारी तो कोई बहुत ओकेजन्स पे खाता होगा, तो ये तो कोई खाना नहीं है। अब कोर्ट ने लिटरल इंटरप्रिटेशन यहाँ पे जो है वो करके देखा, तो उनको तो यही लगा कि यस ये तो है नहीं, बट उससे भी ज़्यादा यहाँ पे ये देखा गया कि ये जो लॉ बनाया गया है फूड अल्ट्रेशन का, ये बेसिकली किसी भी तरीके का मिलावट को रोकने के लिए ही बनाया गया है। तो इसी वजह से ऑल्दो जो सुपारी है वो फूड आइटम नहीं है, बट क्योंकि हमें यहाँ पे लिटरल मीनिंग से ज़्यादा इस बात पे ध्यान देना है कि भाई वो जो लॉ है वो क्या अपना पर्पस सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं, तो इसी वजह से हम सुपारी को भी एज अ फूड आइटम कंसिडर कर देंगे। सुपारी भी एक फूड आइटम है। वाई? बिकॉज हम यहाँ पे लिटरल इंटरप्रिटेशन से ज़्यादा हमें यहाँ पे जस्टिस देना है, एंड जस्टिस देने के लिए हमें अगर कुछ चेंजेस भी करना पड़े तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, एंड एक और केस लॉ देख लेते हैं, लास्ट केस लॉ। दो से ज़्यादा केस लॉस या फिर 3 से ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब सेक्शन 400, अब ये नेक्स्ट केस लॉ है, कन्वर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। सेक्शन 418 ऑफ द दिल्ली कॉर्पोरेशन एक्ट 1902 ऑथराइज्ड द कॉर्पोरेशन टू राउंड अप द कैटल ग्रेजिंग इन द गवर्नमेंट लैंड। द MCD rounded up the cattle belonging to Kanwar Singh. The words used in the statute authorized the corporation to round up the abandoned cattle. It was contended by Kanwar Singh that the word abandoned means the loss of ownership, and those cattle which were round up belonged to him and hence was not abandoned. The court held that the mischief rule had to be applied and the term word abandoned must be interpreted to mean let loose or left unattended, and even the temporary loss of ownership would be covered as abandoned. अब देखो हुआ क्या कि अब हम लोग जानते हैं कि
शहरों में क्या होता है कि जो गाय भैंस है वो लोग ऐसे ही रास्ते पे घूमती रहती है, भैंस तो नहीं पर गाय ज़्यादा घूमती रहती है, बहुत लोग उसे छोड़ देते हैं। अब बहुत लोग जानबूझ करके जो है गाय भैंस को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो लोग उसका सेवा नहीं कर पाते, या फिर वो जो गाय भैंस है वो उनका कोई मकसद मतलब बेसिकली उनका जो कोई है वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर पाता है, वो दूध नहीं दे पाती है, या फिर वो मतलब बेसिकली वो जानवर किसी काम का नहीं रह जाता। तो बहुत लोग मैक्सिमम लोग उसी के लिए छोड़ते हैं। बट बहुत लोग बहुत मतलब आज भी ये चीज़ होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि वो लोग किसी भी मतलब अपने घर से जानवर को खोल देते हैं एंड वो जानवर दिन भर शहर में घूमता है, खाना पीना खा करके रात को वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ होती है। ठीक है, मतलब हर कोई सिर्फ उन्हें इसलिए नहीं छोड़ता कि वो अब उसका रखवाली नहीं कर पा रहा है, बहुत लोग इसलिए भी छोड़ते हैं क्योंकि वो जाएगा दिन भर में खाना खाएगा एंड फिर वो वापस आ जाएगा। अब हुआ क्या कि कंवर सिंह नाम का एक आदमी था, उसने अपनी गाय को छोड़ दिया, मतलब उसने अबांडन नहीं किया। ठीक है, कि भाई मैं इसको परमानेंटली ही छोड़ रहा हूँ, नहीं, सुबह में छोड़ता था, शाम को गाय वापस आ जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि जब उसने अपना गाय को छोड़ा तो उसको जो है एमसीडी वाले लोग वहाँ पे ले गए, मतलब जो म्यूनसिपैलिटी है वो उस सारे गाय को ले गई। अब जब गाय को ले गई तो ये जा कर के बोले ना कि मेरा गाय मुझे वापस कर दो। तो एमसीडी का जो रूल था उसमें ये लिखा हुआ था कि मतलब कोई भी गाय वहाँ पे तभी आ सकती है जब उस गाय को वहाँ पे परमानेंटली अबांडन कर दिया हो, मतलब बेसिकली उसका मालिक जो है वो उसे और अपने पास में नहीं रखना चाहता है, वो अपना मालिकाना अधिकार उसके ऊपर में छोड़ दे रहा है, मतलब वो और उसकी सेवा नहीं करना चाहता, तो इसी वजह से वो अपना सब कुछ उसके ऊपर में छोड़ दे रहा है। ठीक है, और कंवर सिंह ने भी यही कहा कि मैंने अपनी गाय को छोड़ा तो था, बट इस लॉ के हिसाब से गाय को छोड़ना मतलब होता है उसको परमानेंटली छोड़ देना, बट मैं अपनी गाय को यहाँ पे परमानेंटली नहीं छोड़ रहा था। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे मिस्चिफ रूल देखा जाएगा, और मिस्चिफ रूल के तहत ये जो लॉ बनाया गया था ये इसलिए बनाया गया था ताकि कोई भी जो मतलब जो बेसिकली जो जानवर लोग ये रास्ते पे घूमते रहते हैं उनका यहाँ पे ठीक से देखा जा सके उनको, ताकि एक्सीडेंट भी ना हो और वो भी सुरक्षित रह सके। तो इसी कारण से ऑल्दो यहाँ पे टेम्प्रेरी पर्पस के लिए ही गाय को छोड़ा गया था, बट स्टिल ये इसके एम्बिट में आएगा। ठीक है, तो ये इन सारे केस लॉज में बेसिकली ये बताया गया था। ठीक है, अब इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ यहाँ पे है नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो तो वही वाला है, और उसके बाद सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। एंड यस, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 3 के ऊपर में। ये काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, और ये चैप्टर में बस एक ही क्वेश्चन है, वो ये है स्टैट्यूट टू बी रेड एज अ होल। यही हमारा सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो खैर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है, इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज़ अ कॉमन बट स्लिपरी फ्रेज, एक्सप्लेन द रेलिवेंस ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। मतलब बेसिकली क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन का इम्पोर्टेंस यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इज द वे इन विच द जुडिशियरी कंस्ट्रूज द लॉ, पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स, लेजिस्लेशन एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड वोकैबुलरी। तो पहला है clarifying ambiguous language. Laws and legal texts often contain ambiguous or vague language that requires interpretation. Interpreting these provisions help clarify their meaning and intent, ensuring consistent application and avoiding confusion or misinterpretation. तो पहला तो यही चीज़ है कि लीगल लैंग्वेज जो है वो बहुत जगह पे एम्बिगुअस होता है। मतलब हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि ये जो एक ही लॉ के अंदर में दो या दो से ज़्यादा जो वहाँ के जो भी लीगल प्रोविजंस हैं वो आपस में एक दूसरे को जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है इसको ठीक करने के लिए, ये एम्बिग्विटी को ठीक करने के लिए यहाँ पे जो क्लैरिफिकेशन वगैरह है वो यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के लिए ज़रूरी है वो यही है कि लीगल लैंग्वेज जो एम्बिग्विटी होती है उसको ठीक करना। पहला है अप्लाइंग लॉज टू स्पेसिफिक
केसेस, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास अगर कोई केस आया है तो वो जो केस है उसमें कौन सा लॉ अप्लाई होगा, ये तो मैं तभी बता पाऊंगा जब लॉ को मैंने इंटरप्रेट किया हो। ठीक है, जो लॉ को इंटरप्रेट नहीं कर पाता वो ठीक से वहाँ पे चार्जशीट बना नहीं पाता है, वहाँ पे जो उसका केस है वो बहुत ही ज़्यादा ये हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा वो, मतलब क्या बोलते हैं, दैट केस लॉ इज़, मतलब वो हम लोग देखते हैं कि अक्सर बहुत सारे जो केसेस होते हैं वो कोर्ट में जाकर के कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि जो एडवोकेट होता है उसको इंटरप्रिटेशन ठीक से नहीं आता, तो इसकी वजह से वो एकदम, मतलब जो एकदम वो स्टार्टिंग मोमेंट पे वो ठीक से ये पता ही नहीं कर पाता है कि यहाँ पे कौन कौन से जो केसेस हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इन सब कारणों की वजह से उसका जो केस होता है वो वहाँ पे कमज़ोर पड़ जाता है। तो अगर किसी के पास इंटरप्रिटेशन का अच्छा खासा नॉलेज है तो वो केस देखते ही ये समझ जाएगा कि उसके केस के हिसाब से कौन सा कानून वहाँ पे अप्लाई हो रहा है। फिर है रिजॉल्विंग लीगल डिस्प्यूट्स। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी अगर लीगल डिस्प्यूट दोनों के बीच में आता है तो वो लॉ के थ्रू ही वहाँ पे होगा, और उसमें जो लीगल इंटरप्रिटेशन है वो वहाँ पे ज़रूरी है। फिर है मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। कंसिस्टेंट जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज एंड लीगल प्रोविजंस प्रमोट सर्टेनिटी एंड predictability in the legal system. When laws are interpreted consistently over time, it fosters confidence in the legal system and ensures that similar cases are treated similarly. अब होता क्या है कि अगर अब इंटरप्रिटेशन जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता कि कोई लॉ अगर आ गया तो उसको एक ही बार में इंटरप्रेट कर लिया जाएगा, नहीं, इंटरप्रिटेशन एक बहुत ही कंसिस्टेंट प्रोसेस है, उसको करते रहना होगा। तो ये जो कंसिस्टेंसी इंटरप्रिटेशन को करने से आती है, इससे होता क्या है कि मतलब एक स्कोप बन जाता है वहाँ पे, कोई मतलब देयर इज़ अ स्कोप ऑफ न्यू इनोवेशंस। ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे और आसानी से हो पाती हैं। मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी का बेसिकली मतलब क्या है कि अगर इंटरप्रिटेशन जो है वो अगर एक कंसिस्टेंटली वो होता जा रहा है, ठीक है, आज हुआ फिर कल हुआ, मतलब अगर वो पीरियोडिक इंटरवल्स पे अगर इंटरप्रिटेशन हो रहा है तो इससे होता क्या कि कोई भी लॉ को समझना काफ़ी आसान होता है, और इसकी वजह से जो लीगल सिस्टम होता है या फिर जो जुडिशियरी होती है वो भी काफ़ी यहाँ पे मजबूत बनती है। ठीक है, फिर है इवॉल्विंग विद सोशल चेंजेस। ये तो सबसे बड़ा बात है कि सोसाइटी जो है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, वो समय के साथ साथ यहाँ पे चेंज करती रहती है। तो अगर हमें उसके साथ साथ लॉज को भी चेंज करना है तो इंटरप्रिटेशन तो ज़रूरी है ही। ठीक है, ओके, नाउ आफ्टर दैट वी कम टू द, मतलब ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन पे ही हम लोग आ रहे हैं, जो कि है स्टैट्यूट टू बी रेड एज अ होल। ठीक है, अब ये बेसिकली यहाँ पे क्या बोलता है कि हमें अगर कभी भी किसी भी स्टैट्यूट को या फिर लॉ को अगर समझना है तो सिर्फ उसके एक दो सेक्शंस या फिर एक दो चैप्टर्स को पढ़ करके हम उस लॉ को नहीं समझ सकते हैं। मतलब बेसिकली हम लोग जो जानते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि थोड़ा बहुत पढ़ करके आ जाते हैं एंड फिर उसके बाद में वो वहाँ पे ज्ञान देने लग जाते हैं। तो ये चीज़, ये जो स्टैट्यूट टू बी रेड एज अ होल, ये इस बात को रोकता है कि अगर किसी भी आदमी को मतलब ये बोलना है कि मैंने इंटरप्रिटेशन ठीक से किया है तो उसको वो लॉ पूरे तरीके से वहाँ पे पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि बस उसका एक सेक्शन पढ़ लिया, एक लाइन पढ़ लिया एंड उसके हिसाब से तुम जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है उसमें अपना, मतलब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तुम काम करने लग जाओ। नहीं, वो नहीं होगा। स्टैट्यूट टू बी रेड एज अ होल मतलब जो भी कानून का तुमको इंटरप्रिटेशन जानना है या फिर कोई भी कानून के बारे में अगर तुमको जानना है तो पूरा का पूरा तुमको उस कानून को पढ़ना पड़ेगा, कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं छोड़ना है। आफ्टर दैट यू कम टू अ कंक्लूजन। ठीक है, सो स्टैट्यूट must be read as a whole and one provision of the act should be construed with reference to other provisions in the same act so as to make a consistent enactment of the whole statute. A statute must be read as a whole as words are to be understood in their context. Extension of this rule or context permits reference to other statutes in pari materia, that is statutes dealing with the same subject matter or forming part of the same system.
Viscount Simons conceived it to be a right and duty to construe every word of a statute in their context and use the words in their widest sense, including other statutes in pari materia. तो बेसिकली तो इसमें भी वही प्रोविज़न है कि किसी भी स्टैट्यूट को अगर कोई समझना चाहता है तो उसको सब कुछ मतलब ही हैज़ टू रीड ईच एंड एवरीथिंग, वो पूरे लॉ को स्टडी करो, उसके बाद किसी कंक्लूजन पे आना। बट पूरे लॉ को स्टडी करना इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ एक ही एक्ट को स्टडी करेंगे, नहीं, उस एक्ट के साथ साथ जितने भी और एक्ट्स हैं उनको भी स्टडी करना इसका एक एक्सटेंशन है या फिर उसका एक प्रोविज़न है। ठीक है, अब अगर कोई अपने आप को बोलता है कि मैंने क्रिमिनल लॉ को अच्छे से इंटरप्रेट किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आईपीसी पढ़ करके आ गए एंड तुम मतलब वहाँ पे अपने आप को बहुत बड़ा जो है वो 30 मारखान समझने लग जाओ, वो नहीं होगा। अगर आईपीसी में कोई चाहता है कि मतलब इफ़ समबडी वांट्स टू बी अ वेरी गुड क्रिमिनल लॉयर, तो सिर्फ आईपीसी पढ़ने से नहीं होगा। मतलब बेसिकली वहाँ पे भी स्टैट्यूट टू बी रेड एज अ होल ही होगा। पर स्टैट्यूट टू बी रेड एज अ होल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही लॉ पढ़ करके आ गए, उसके साथ जितने भी मिलते जुलते लॉज हैं उनको भी स्टडी करना होगा। एंड इसी को हम लोग कहते हैं स्टैट्यूट्स इन पैरी मेटीरिया। ठीक है, The phrase pari materia is used in connection with two laws relating to the same subject matter that must be analyzed with each other. जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा अधिनियम, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें आती हैं। The statute should be read as a whole is one of the most important rule of interpretation. The statute must be read as a whole means a provision cannot be read or understood partially. We cannot understand the intention of the legislature behind making of the law if we do not read the statute as a whole. A provision cannot be interpreted in isolation. Sometimes the meaning of the words used in the section may be understood with the help of the other words used in the same section. Sometimes the single word can be used many times in the same statute, but it does not mean that they have the different meaning unless the मतलब बेसिकली यहाँ पे वही सारी बात बोल दी गई है कि तुम कोई भी लॉ का सिर्फ एक दो सेक्शंस या फिर एक दो चैप्टर्स पढ़ करके यू कैन नॉट से दैट आई हैव इंटरप्रेटेड द होल लॉ। नहीं, अगर लॉ को पूरे तरीके से इंटरप्रेट करना है तो पूरे लॉ को स्टडी करो, अच्छे से स्टडी करो, हर एक प्रोविज़न, हर एक सेक्शन को वहाँ पे स्टडी करना होगा। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम एक स्टैट्यूट को ही वहाँ पे स्टडी करोगे, नो, इवन दो यू हैव मतलब बेसिकली अगर तुम आईपीसी को स्टडी कर लेते हो तो तुमको इंडियन एविडेंस एक्ट को भी यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। ऑल्दो ये नैरोअर सेंस में वैसा अप्लाई नहीं होता, बट अगर ब्रॉडर सेंस में देखें तो ये चीज़ वहाँ पे ज़रूर से अप्लाई होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इसके ऊपर में केस लॉज बनाए गए हैं और ये केस लॉज का आने का चांसेस है। सो इन द केस मतलब केस लॉ तो नहीं पूछा जाएगा, बट मतलब बेसिकली केस लॉ क्वेश्चन में नहीं रहेगा, बट हमको लिखना पड़ेगा। सो इन द केस ऑफ भावनगर यूनिवर्सिटी वर्सेस पलिताना सुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टैट्यूट दैट द सेम शुड बी read as a whole, then chapter by chapter, section by section, and word by word. Recourse to construction or interpretation of statute is necessary when there is ambiguity, obscurity, or inconsistency there and not otherwise. An effort must be made to give effect to all parts of the statute, and unless absolute necessary, no part thereof shall be rendered surplus or redundant. मतलब यहाँ पे भी वही बात बताई गई थी। ठीक है, a statute must be read as a whole and one provision of the act should be construed with reference to other provisions in the same act so as to make a consistent enactment of the whole statute. Such a construction has the merit of avoiding an inconsistency or repugnancy either within a section or between a section and other parts of the statute. It is the duty of the courts to avoid a head or clash between two sections of the same act, and whenever it is possible to do so, construct provisions which appear to conflict so they harmonize. अब ये सब खैर मतलब जैसा कि मैंने कहा कि मेन तो प्रोविज़न यहाँ पे समझ में आ ही गया है। तो बेसिकली यहाँ पे बस सारे केस लॉज में वही सारे बातें दोबारा से वहाँ पे दी गई है, कुछ भी अलग से या फिर कुछ भी वहाँ पे डिफरेंट नहीं है कि ये चीज़ यहाँ पे ऐसा होगा तो ये चीज़ यहाँ पे ऐसा होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं जो कि है मतलब वापस से हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं जो कि था डिस्कस द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट। हम इसको यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ओके, अब ये जो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट है ये बेसिकली क्या बोलता है कि हार्मनी में हर एक स्टैट्यूट को जो है वो कंस्ट्रू करना चाहिए या फिर उसको इंटरप्रेट करना चाहिए। अब मान के चलो तुम्हारे पास एक लॉ है, ठीक है, एक लॉ को तुमने इंटरप्रेट किया, किसी भी तरीके से उसको इंटरप्रेट वहाँ पे कर लिया, लिटरल रूल से किया, उसके बाद
कोल्डन से भी किया, मिस्चिफ से भी किया, बट बाद में ये पता चला कि किसी भी तरीके से इसको इंटरप्रेट कर लिया जाए, दो या दो से ज़्यादा जो बेसिकली यहाँ पे जो प्रोविजंस हैं वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो ये होता बहुत कम है, बट फिर भी अगर हम इसको देखें तो अगर कभी भी किसी भी एक्ट का दो या दो से ज़्यादा प्रोविजंस आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो ये जो मतलब बेसिकली जो ये रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है वो हमें ये कहता है कि हमें दोनों ही प्रोविजंस को साथ में लेकर के चलना है। ऐसा नहीं करना कि किसी एक को छोड़ दिया एंड किसी दूसरे को अपने साथ में ले लिया, नहीं, दोनों को ही हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट करना है जिससे कि दोनों को ही यहाँ पे मीनिंग मिल सके। इट इज़ नॉट कि किसी एक को पूरे तरीके से छोड़ दो एंड किसी एक को पूरे तरीके से ले लो, नहीं। अ स्टैट्यूट मस्ट बी रेड एज अ होल एंड वन प्रोविजन ऑफ द एक्ट शुड बी कंस्ट्रूड विद रेफरेंस टू अदर प्रोविजंस इन द सेम एक्ट सो एज टू मेक अ कंसिस्टेंट इनैक्टमेंट ऑफ द होल स्टैट्यूट। ये तो बेसिक चीज़ है जो कि हमने अभी अभी देखा। Such a construction has the merit of avoiding any inconsistency or repugnancy either within a section or between a section and other parts of the statute. It is the duty of the courts to avoid a head-on clash between two sections of the same act and whenever it is possible to do so, to construct provisions which appear to conflict so that they harmonize. ठीक है, तो मेन रूल तो अभी भी वही वाला वहाँ पे अप्लाई हो रहा है जो कि है अ स्टैट्यूट मस्ट बी रेड एज अ होल, जो कि बेसिकली ये बात करता है कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी लॉ को इंटरप्रेट करना है तो सभी मतलब पूरे तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए और हर एक लॉ को इस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए कि वो मतलब उस लॉ के अंदर में जितने भी प्रोविजंस आते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके काम करें, मतलब उनमें कोई भी एम्बिग्विटी या फिर कोई भी ऊपर नीच ना हो। बट अगर कभी भी ऐसा हो जाए that wherever in an enactment there are two provisions which cannot be reconciled with each other, they should be so interpreted that if possible effect may be given to both. This is what is known as the rule of harmonious construction. मतलब हमें इस तरीके से यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करना है जिससे कि दोनों को जो है वहाँ पे ये दोनों को जो है मतलब दोनों ही प्रोविजंस जो कि आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं उसको यहाँ पे इफेक्ट मिल सके। द सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड दिस रूल इन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल्स 25(2)(b and 26(b) of the Constitution, and it was held that the right of every religious denomination or any section thereof to manage its own affairs in matters of religion is subject to a law made by state providing for social welfare and reform of or throwing open of Hindu religion institutions of a public character to all classes and sections of Hindus. Venkataraman Devaru versus State of Mysore। मतलब ये यहाँ पे अब मुझे ये दोनों आर्टिकल्स देखना पड़ेगा, आर्टिकल्स तो मुझे याद नहीं है, बट बेसिकली ये जो रूल है ये इसी के बारे में बात करता है कि अगर कभी भी किसी भी लॉ में दो या दो से ज़्यादा यहाँ पे प्रोविजंस आते हैं जो कि एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो एक ऐसा इंटरप्रिटेशन वहाँ पे करना चाहिए जिससे कि दोनों को वहाँ पे मिल सके। बट अगर दोनों को नहीं मिलता है तो फिर जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा हम उसी को लेंगे, ठीक है। तो ये था डिस्कस द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है कुछ लीगल मैक्सिम्स, ठीक है। अब ये जो लीगल मैक्सिम्स है ये लैटिन मतलब ये सारे के सारे लीगल मैक्सिम्स यहाँ पे लैटिन में ही हैं एंड इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो है इंटरनल एड्स टू ये, उसके बाद हम लोग लास्ट में मतलब जो भी चीज़ हमने यहाँ पे स्टडी किया उसका हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है।